आज की अपनी क्लास में उच्चारण स्थान से पहले अपन ने जो पिछली क्लास में वर्ण विचार का अध्ययन किया था उसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ बिंदु रह गए थे, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, जो आपको वर्ण बताए थे 46 वर्ण, उन 46 वर्णों के भेद कौन कौन से होते हैं, जो स्वर वर्ण, जो व्यंजन वर्ण बताए थे, उनके अलावा वर्णमाला में कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं जिन्हें हम वर्णमाला में काउंट नहीं करते हैं, वर्णमाला में गिनते नहीं हैं। तो कुछ ऐसे वर्ण हैं, ध्यान दीजिए, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चार वर्ण हैं ये संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इन्हें वर्णमाला की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। पहला वर्ण छ, ये आपके क, श, धन, अ से मिलकर बना है। क, धन, श, धन, अ से मिलकर बना है। दूसरा वर्ण है त्र, जो त, र, अ से मिलकर बना है। तीसरा वर्ण है ज्ञ, जो ज, य, अ से मिलकर बना है। चौथा वर्ण है स्र, जो आपके स, र, अ की ध्वनि से बना है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण, जिन्हें वर्णमाला में काउंट नहीं किया जाता है, जिन्हें वर्णमाला में नहीं गिना जाता है, जिन्हें न तो स्वरों के साथ गिना जाता है न ही व्यंजनों के साथ में गिना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है उच्चारण स्थानम। उच्चारण स्थानम। उच्चारण स्थानम, जो वर्णमाला के 46 वर्ण हैं, उन्हें बोलने में मुख के विभिन्न अंगों का प्रयोग किया जाता है। वे वर्ण जो मुख के विभिन्न भागों से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। या यूं कहे, मुख के वे स्थान जहां से कोई भी वर्ण उच्चारित होता है या निकलता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। या यूं कहे, वो मूल स्थान जहां से प्रत्येक वर्ण निकलते हैं या प्रस्फुटित होते हैं या उच्चारित होते हैं। तीसरी परिभाषा, वो मूल प्रकाशन स्थल जहां से वर्ण उच्चारित होते हैं। परिभाषा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, मुख का वह मूल स्थान, मुख का वह मूल स्थान
जहां से वर्ण की उत्पत्ति होती हो। दूसरी परिभाषा, वह स्थान जहां से वर्ण को प्रकाशित किया जाता हो। एक और परिभाषा, वह मूल उद्गम स्थल जहां से वर्ण की उत्पत्ति होती हो। उच्चारण स्थान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मुख का वह मूल स्थान जहां से वर्ण की उत्पत्ति होती हो, या वह स्थान जहां से वर्ण को प्रकाशित किया जाता हो, या वह मूल उद्गम स्थल जहां से वर्ण की उत्पत्ति होती हो, उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान के अंतर्गत कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। सामान्यतः व्याकरण में उच्चारण स्थान 8 माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा कंठ तालु मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका, सातवां कंठ तालु, आठवां कंठोष्ठ, नवा दंतोष्ठ, 10वां जीवामूल और 11 पुनः नासिका। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मूल जो उच्चारण स्थान होते हैं वो तो 8 होते हैं। उसके अलावा भी कुछ
3 स्थान ऐसे भी हैं जिनसे वर्णों का उच्चारण किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, पहला अपना जो उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं, किस तरह से बोले जाते हैं, कहां से बोले जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों जो कंठ होता है वो ये जो ठोडी होती है, ये कंठ की ठोडी होती है, यहां से उच्चारित होते हैं। दूसरा है तालु। तालु जो जीवा के ऊपर का हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा, जीवा के ऊपर का हिस्सा होता है, वो तालु कहलाता है। तीसरा है मूर्धा। प्यारे विद्यार्थियों ऊपर के दांतों में जो अंदर का भाग होता है, ऊपर के दांतों में जो अंदर का भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। चौथा है दंत। दंत यानी दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण। ऐसे वर्ण जब अपन बोलते हैं तो आपस में दांत टकराते हैं। पांचवा वर्ण ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ, जिसे लिप कहते हैं। ओष्ठ से जब भी अपन कोई वर्ण बोलते हैं तो अपने ऊपर वाला और नीचे वाला ओठ दोनों ही कुप्पी की तरह हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। छठा है नासिका। नासिका यानी नाक द्वारा ध्वनि निकलती है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय ध्वनि नासिका से बाहर निकलती है। फिर कंठ तालु मिश्रित उच्चारण स्थानम। कंठ और तालु से मिलकर ध्वनि निकलती है, तो उससे भी उच्चारित कुछ वर्ण है। फिर है आठवां कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ कुछ वर्ण मिश्रित रूप से कंठ और ओष्ठ से भी बोले जाते हैं। नवा है दंतोष्ठ। दांतों से और होठों की ध्वनि से संयुक्त रूप से एक ऐसा वर्ण है जो बोला जाता है। 10वां है जीवामूल। प्यारे विद्यार्थियों ये जीवामूल जो उच्चारण स्थान है ये प्राचीन संस्कृत साहित्य, वैदिक संस्कृत साहित्य में उपयोग किया जाता था। अपनी वर्तमान संस्कृत में ये शब्द या ये उच्चारण स्थान बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो इससे भी कुछ वर्ण है वो उच्चारित किए जाते हैं। 11वां है नासिका। प्यारे विद्यार्थियों नासिका पहले भी आ गया है, उससे भी कुछ वर्ण हैं जो उच्चारित किए जाते हैं। दूसरा जो नासिका आया इससे अनुस्वार वाला वर्ण उच्चारित होता है। अनुस्वार, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर लगता है। अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर लगता है। तो ये थे आपके उच्चारण स्थान। पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, जीवामूल और नासिका। और इनकी ये थी परिभाषा कि कहाँ से ये वर्ण कैसे कैसे किस स्थान से या किस जगह से बोले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 11 उच्चारण स्थान थे, अब इन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं तो मैं आपके सामने एक सारणी के माध्यम से समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। पहला है इसमें उच्चारण स्थान कंठ।
कंठ। कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों एक संस्कृत में सूत्र होता है जिन्हें अकुह, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ सूत्र होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी इस कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। ये जो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ आपके सामने लिखा गया है, इसमें कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं इस सूत्र से ही आपको पता चल जाएगा। अकुह, अ यानी अ और उसका स्वजातीय दीर्घ वर्ण आ, अ उसका स्वजातीय वर्ण आ, अ उसका स्वजातीय वर्ण दीर्घ वर्ण आ। कु, कु यानी या कु से तात्पर्य है क वर्ग, कु से तात्पर्य है क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत जो 5 वर्ण आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। अकुह, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ उसका स्वजातीय वर्ण आ, कुवर्ग, कुवर्ग से तात्पर्य पूरा का पूरा क वर्ग यानी 5 वर्ण क, ख, ग, घ, ड़। ह, ह विसर्जनीय नाम यानी विसर्जन, विसर्ग जो 2 बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जब विसर्ग का यहां उल्लेख होता है तो ये विसर्ग किन वर्णों के पीछे लगते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ये विसर्ग हमेशा स्वरों के पीछे लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण के मार्फत मैं बीच में ही आपको समझाना चाहता हूं। विसर्ग जैसे शब्द है रामः, अपने को देखने में तो लगता है ये विसर्ग म के पीछे है। प्यारे विद्यार्थियों ये विसर्ग म के पीछे नहीं है। ध्यान दीजिए, र, धन, आ की मात्रा धन, म, धन, अ, धन, विसर्ग। ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये विसर्ग म के पीछे नहीं है या म के बाद में नहीं है, ये विसर्ग स्वर के बाद में है। र, आ की मात्रा, म, अ, धन, विसर्ग। प्यारे विद्यार्थियों तो ये विसर्ग हमेशा स्वर के बाद में ही लगता है। तो ये थे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। उसके बाद में तालु, तालु, इसके लिए भी संस्कृत में सूत्र है। ईचु, ईचु यसानाम, ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु। ई का स्वजातीय दीर्घ स्वर बड़ी ई। चू या चू से तात्पर्य है च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, छ, य। उसके बाद में य और स। ये वर्ण
तालु से बोले जाते हैं। ईचु यशानाम तालु। ई च वर्ग के 5 वर्ण य और स। तीसरा जो उच्चारण स्थान है, पहला कंठ तालु और तीसरा है मूर्धा। मूर्धा, इसके लिए भी एक संस्कृत में सूत्र है। इससे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, तीसरा सूत्र जो उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री के बाद में ट वर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके अलावा र और स, जिसे मूर्धन्य स कहते हैं। चौथा उच्चारण स्थान है चौथा है दंत। प्यारे विद्यार्थियों, दंत उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, इसके लिए भी एक सूत्र है द्रि तुलसा नाम दंता। द्रि तुलसा नाम दंता, द्रि तुलसा नाम दंता। तो दंत से बोले जाने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? द्रि तुलसा नाम दंता। द्रि, द्रि के बाद में तू, तू से तात्पर्य त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत 5वां वर्ण त, थ, द, ध, न। इसके अलावा ल और सदंत्य। प्यारे विद्यार्थियों, 5वां उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इसके लिए भी एक संस्कृत में सूत्र है। उपु पद मानीय, मानिया नाम, उपुः पद मानिया नाम ओष्ठौ। उपुः पद मानिया नाम ओष्ठौ। इससे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ऊ से, ऊ इसका स्वजातीय वर्ण दीर्घ वर्ण बड़ा ऊ। पू, पू से तात्पर्य प वर्ग, प वर्ग के अंतर्गत 5वां वर्ण प, फ, ब, भ, म।
इसके अलावा उपदमानीय वर्ण, उपदमानीय वर्ण प, व, फ। प्यारे विद्यार्थियों, ये उपदमानीय वर्ण जो प व फ, जिससे पहले चंद्राकार जो आकृति दिखाई दे रही है, ये प्राचीन संस्कृत वैदिक साहित्य में उपयोग वर्ण होते थे। वर्तमान संस्कृत में ये न के बराबर उपयोग में होते हैं। तो ये था ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण।